जोहार। कल पूरे दिन हम साथ में थे और अलग अलग राज्य से इतने जो उसको साहित्यकार विद्वान सभी लोग आए हमारे साथ। कल का प्रोग्राम जो रहा सुबह से लेकर पूरे शाम तक काफ़ी सराहनीय था। मंत्रालय ने भी इसकी काफ़ी सराहना की, पीआईबी में इसको दर्शित किया गया और अलग अलग जगह पर काफ़ी इसकी सराहना की गई। इतनी बड़ी आपकी भागीदारी उसमें थी और उससे भी बड़ी बात थी कि इसमें इतनी हमें पोइट्री, स्टोरी टेलिंग अलग अलग, जैसे कहीं जम्मू कश्मीर से, तो कभी आपके नॉर्थ ईस्ट से, मिज़ोरम से, कहीं से कोई नागालैंड से और तेलंगाना से, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, सभी, मतलब कोई ऐसी जगह नहीं है जिसका रिप्रेजेंटेशन यही नहीं पाया गया। 150 लोगों ने कल पार्टिसिपेट किया और आज भी इतने सारे लोग हैं। तो इतना बड़ा सम्मेलन और इतनी अच्छी भागीदारी से सभी ने जो अपना परिचय, अपने लेखनी का परिचय दिया, इसके लिए तो कुछ शब्द भी कहना बहुत ही कम होगा, लेकिन उसके लिए आप सभी का बहुत ही धन्यवाद। इतना अच्छा आप लोग लिखते हैं। कुछ गाने तो इतने अच्छे थे, उसको सब मिनिस्ट्री ने ट्वीट भी किया है और अपने इसमें मंत्रालय के वेबसाइट पर भी डाला है। इतना मधुर और इतनी सच्ची बोली सब उसमें आ रही है। किसी ने 2-4 गाने को किया है, सब तो हम लोग सुन रहे थे कल। तो आपका फिर से बहुत स्वागत है कि आप NTRI में आए। कल तो थोड़ा सा जो इंडिया हैबिटेट सेंटर है उसमें तो हमारी मूवमेंट काफ़ी लिमिटेड थी और कॉर्पोरेट की तरह है, लेकिन जो ट्राइबल का सही में वार्तालाप कहिए कि या आपस में बातचीत कहिए, या फिर जो एक कहते हैं ना कि उन्हीं के माहौल में करें और खेत में करें या फिर पेड़ के नीचे करें, या इतनी उनको आज़ादी दें कि वो मूव कर पाएँ, अपने हिसाब से खाना पीना खा पाएँ। तो NTRA का यही पूरी उसकी कोशिश रहती है कि वही माहौल किया जाए, एकदम फ्री मूवमेंट हो और इनफॉर्मल वे में ये सब प्रोग्राम किया जाए, ताकि जितने, क्योंकि क्रिएटिविटी फॉर्मेलिटी के साथ तो होती नहीं है, वो तो नेचुरली आप लिखते हैं, आप अपने मन की बातें कहते हैं, मन की बातें अपनी भाषा से दर्शाते हैं। भाषा एक आपकी सोच ही नहीं, आपके कल्चर भी कहता है कि कौन सी भाषा कितनी रिच है, वो आपके कल्चर को दर्शाता है। और सारी भाषा अपने आप में बहुत ही रिच है। कुछ भाषा जो लुप्त तो हो रही हैं उसकी भी चर्चा की गई, जैसे सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत ट्राइबल अफेयर्स ने कहा कि पूरी चीज़ें हमें एक रोड मैप बना करके देना है। मैं चाहूँगी कि लास्ट जो सत्र हमारा होगा उसमें आप लोग अपने तरफ से रोड मैप क्या चाहते हैं, सरकार से क्या चाहते हैं, जो भाषा लुप्त हो रही है या जो भाषा की संख्या कम हो रही है, जो भाषा आप चाहते हैं कि प्रॉपर उसका इतनी सारे उपन्यासकार यहाँ पर हैं, नॉवलिस्ट हैं जिन्होंने इस पर लिखा पढ़ी किया है, काफ़ी किताबें लिखी हैं, दे हैव कम अप विथ ह्यूज वॉल्यूम्स। उस दिन जो प्रदर्शनी किताबों की लगी थी, इतने इंटेंसिव किताबें सब वहाँ रखी हुई थी और कितनी सारी चीज़ें तो पता भी किसी को नहीं होता। तो एक प्लेटफॉर्म पर वो चाह रहे थे कि उनके जो ट्राइबल लैंग्वेज है, जैसे गोंड ट्राइब है, हो ट्राइब है, या जो भी, उसको, उसकी लेखनी हम किस तरह से उसको और फैलाएं या दूसरे भी लोग उसको जाने या पढ़ें। तो इस तरह से आप क्या रोड मैप बनाना चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं कि किस तरह से ये होगा। सिर्फ ये सम्मेलन जो है आपस में वार्तालाप का नहीं, लेकिन ये भी है कि आप इतने विद्वान हैं, आप इतने अपने जो अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आपके तरफ से इतना कार्य हो चुका है, ऑलरेडी एक संग्रह बन चुका है ट्राइबल लैंग्वेज के थ्रू, उनके कल्चर को, उनके अलग खान पान को, उनके पहनावा को, जिस चीज़ पर भी आप लिखते हैं या उनकी शॉर्ट स्टोरीज लिखते हैं, तो इसको सबको आगे कैसे बढ़ाया जाए और इसको प्रिजर्व कैसे किया जाए, ताकि एक लैंग्वेज ख़त्म अगर हो रही है तो उसको फिर आगे कैसे बचाना है। इन सब चीज़ों पर हम 6 बिंदु देंगे और आप सभी को बैठ करके अपने ग्रुप के साथ कुछ हमें ऐसी बातें बतानी है कि रोड मैप क्या होगा, ठीक है, ताकि आगे 10 साल मंत्रालय इस पर क्या काम करे। मंत्रालय तो भारत सरकार के पास सारे स्कीम्स हैं, उसी के पास सारी जिसको आप कह सकते हैं ना कि पावर है कि आप उसको कैसे बचा सकें। तो ये एक मौका है जिसमें आप इस तरह का एक निर्णय ले लें और इसके साथ आप एक बहुत ही अच्छा रोड मैप बना करके हमें दें
और हमने तो ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड की हैं। रिकॉर्ड के बाद उसको ट्रांसक्राइब करेंगे इन वर्बैटम, आपने जैसा बोला है उसको कुछ भी एडिट नहीं किया जाएगा। लेकिन हर यहाँ जो इंटेलेक्चुअल्स और एकेडमिक लोग बैठे हैं उन लोगों को शेयर किया जाएगा कि हमने जो लिखा है वो सही है, आप उसमें कुछ फर्दर चेंज करना चाहते हैं तो आप कर लें। उसके बाद ये रिपोर्ट दी जाएगी। हमें 15-20 दिन का समय दिया गया है। इसमें आप सभी के इतनी मेहनत के बाद उसमें भी एक मेहनत की ज़रूरत है ताकि एक अच्छा कार्य हो जाए इस लेखनी की तरफ। तो आपसे यही एक छोटी सी गुजारिश है। धन्यवाद। और ये सेशन आप चलाइए। और हमारे काफ़ी ही वरिष्ठ विद्वान भी हैं और हम लोगों के मित्र भी हैं। पहले शांति निकेतन में थे, वहाँ पर पूरी ट्राइबल लैंग्वेज उन्होंने की। अभी आगरा में हैं, वो चेयर कर रहे हैं, अरिवंदन जी, तो चेयर कर रहे हैं। धन्यवाद मैडम, बड़ी तल्लीनता से लगी हुई हैं। कई साल से हम लोग देख रहे हैं इस विभाग में काम करते हुए, पैशनेट होकर काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को एज ए एकेडमिशियन, एज ए रियल थिंकर ऑफ ट्राइबल लैंग्वेजेज, यू हैव टू सपोर्ट हर एंड हम लोगों को इनका सहयोग करना चाहिए। ये खुद मैंने ऐसा अवसर है कि करने वाला खुद कह रहा है कि आप दीजिए क्या चाहते हैं। ये कम होता है कि करने वाला मांग रहा है, डिमांड कि आप दीजिए, नहीं तो इसके लिए झंडा रैली लेके जाना पड़ता है मंत्रालयों में कि आप करिए। ये खुद कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हम सबको इनकी इस रिगोर का सम्मान करना चाहिए, इनके साथ काम करना चाहिए। धन्यवाद मैडम। डॉक्टर झावेरी पटेल जी ने अपनी बात कही। मैं, समय कम है तो बिना किसी अतिरिक्त भूमिका के डॉक्टर अनिल कुमार दामोर जी को बुलाना चाहता हूँ। हम लोगों का सेशन 11:30 बजे तक खत्म करना है। उसी परिप्रेक्ष्य में आप आइए, 5-7 मिनट में अपनी बात करिए। थैंक यू। सम्मान्य मंच, ट्राइबल वालों को करने दो, हमें क्या करना है? लेखक, कवि, ट्राइबल वाले करेंगे। सभी को मेरा नमस्कार। मैं भीली भाषा के कब डाला मैं भीली भाषा के ऊपर काम कर रहा हूँ और भीली भाषा के ऊपर आपको कल बताया भी था मैंने कि काफी काम कर चुका हूँ। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है भीली भाषा के ऊपर जो प्रकाश में कहीं नहीं आई, कहीं नोटेड भी नहीं है ये चीज। तो मैं मौखिक भील साहित्य क्या होता है थोड़ा सा वो आपको बताता हूँ कि भील जाति का साहित्य प्राकृतिक रूप से उत्पन्न हुआ है, यानी किसी ने लिखा नहीं है, प्राकृतिक रूप से इसको उत्पन्न किया गया है, जो सभी दृष्टियों से उचित और पूरा है। सभी भील जाति का साहित्य वो होता है जो प्राकृतिक रूप से उनके आसपास होता है और उनकी अनुभूति महसूस करता है। भीलों का साहित्य मौखिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे को हस्तांतरित होता रहता है, जिसका सबसे बड़ा माध्यम गायन यानी गीतों के माध्यम से जाता है। यानी वार्तालाप तो होता ही है, लेकिन जो गीतों के माध्यम से जो भी पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चों के लिए हस्तांतरण होता है वो गायन, दूसरा मुहावरे के रूप में और तीसरा कहावत के रूप में। क्योंकि ये चीजें ऐसी होती है कि जिसको हम याद रख सकते हैं, क्योंकि हम किसी को कुछ बताएंगे तो वो भूल जाता है, आज बोला कल भूल गया। लेकिन गायन या मुहावरे या कहावत में जब हम ये बात करते हैं तो वो बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा लेता है और उसको आने वाली पीढ़ी के लिए हस्तांतरित करता रहता है। पौराणिक कथा, परंपरा कथा भीलों की मान्यता अनुसार, किंवदंती अनुसार, अनुश्रुति अनुसार, जनश्रुति के माध्यम से जीवित रहा है। वर्तमान में पूरा का पूरा भील साहित्य मौखिक परंपराओं में जीवित है। मौखिक साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण लोक कथाएं याद रखने की परंपरा है, जो भील जाति का मूल आधार माना जाता है, जिसमें किसी भी संदर्भ की आवश्यकता नहीं होती है। क्योंकि जो मौखिक साहित्य होता है वो भीलों का मूल साहित्य होता है। उसमें आप बोलोगे संदर्भ क्या है, संदर्भ की तो आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि मौखिक जो चीज बनी गई है उसमें कभी संदर्भ की आवश्यकता होती नहीं है। लेकिन जब हम इसको लिखते हैं तो लिखने में हमको थोड़ा वो संदर्भ डालना पड़ता है कि भाई ये कैसे आया। उसमें अनुश्रुति भी आती है, जनश्रुति, और हमारे जो पौराणिक लोग होते हैं, जो हमारे दादा परदाता होते हैं, उनके माध्यम से हम थोड़ा सा लिख सकते हैं कि भाई इनके द्वारा हमको यह हस्तांतरित हुआ है। लेकिन एक दूसरी बात और बताना चाहता हूँ सर, 2 मिनट और लेता हूँ। दूसरी बात और बताना चाहता हूँ, जो भील जाति में विवाह संबंध होता है वो बिल्कुल अलग प्रकार से होता है। वो कोई भी, चाहे गोंड जाति हो, संथाल जाति हो
या अन्य और कोई जाति हो, पूर्वोत्तर राज्य की जाति हो, उसमें करीब करीब बहुत सारी चीजें एक समान होती है। तो उसमें ये कहा जाता है कि भील जाति की मान्यता अनुसार भील जाति के लोग 2 या 3 विवाह कर सकते हैं। इसमें हिंदू एक्ट लागू नहीं होता है सर, है ना। होते वह भी अपनी समानता, जैसे समानता या अपना जो पैसे का जो उनके पास रहता है, जो पूंजी होती है, उसके अनुसार 2 या 3 विवाह कर से। भील के ऊपर 3 विवाह में हिंदू अधिनियम लागू नहीं होता है। और यदि कोई भी भील युवक सामान्य हिंदू में विवाह करता है तो उसके ऊपर हिंदू एक्ट लागू हो जाता है। जैसे भीली जाति में 2 या 3 करेगा तो कोई रोक नहीं है, कानून उस पर लगता नहीं। लेकिन जैसे ही उसने आदिवासी भील ने यदि सामान्य महिला से शादी कर ली तो हिंदू एक्ट लागू हो जाता है, उसको जेल भी हो सकती है उसमें, और कानून का काफी बड़ा उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। वो 2 या 3 विवाह नहीं कर सकता है। यानी हिंदू एक्ट लागू होने के बाद वो सोचता है कि मैं 2 विवाह और करूं भील जाति में, लेकिन फिर वो भील जाति में विवाह 2 या 3 नहीं कर सकता है। 3 विवाह उनके ऊपर, यानी भील विवाह में हमारे इसमें 3 विवाह जब करते हैं तो 3 गोत्र लागू होते हैं। जैसे नंबर 1 माता का गोत्र, पिता का गोत्र और दादी का गोत्र। ये 3 गोत्र किसी समानता नहीं होना चाहिए लड़की के उसमें। जैसे मैं बताता हूँ, उदाहरण देता हूँ, डामोर हो, नीनामा हो या भाभोर हो, तो ये तीनों गोत्र लड़के में है तो लड़की में होना नहीं चाहिए, तभी वो विवाह होगा। और यदि ये 3 विवाह करेंगे ना, तब भी ये 3-3 गोत्र आपको मिलाना पड़ेंगे। उसमें भी 3 गोत्र अलग अलग दिखाई देते हैं कि भाई ये पहले विवाह में हमने किया 3 गोत्र अलग होना चाहिए, दूसरा विवाह किया उसमें भी 3 गोत्र अलग होना चाहिए, और तीसरा विवाह किया उसमें भी 3 गोत्र अलग होना चाहिए, तभी ये गोत्र भील विवाह माना जाता है। और इसकी मान्यता भील समाज देता है हमारा। थैंक यू। आपने कितने किए हैं? मैंने तो एक ही किया था। वो इसलिए भी किया कि भाई एक ही नहीं संभालती है तो 2 और कहाँ संभाल धन्यवाद अनिल जी, जो आप कह रहे हैं कि ये कहीं नहीं समझती। तो संविधान निर्माताओं ने अलग से अनुसूची बनाई थी कि ट्राइबल के जो अपने लॉ हैं वो भी एग्जिस्ट करे साथ में। हिंदू लॉ तो जो है वो है, उसके बाद अनुसूची के हिसाब से ट्राइबल लॉ के भी खूब स्पेस दिए गए हैं। तो आप शादी चाहें तो कर सकते हैं, उसमें कोई रोक नहीं है। वाह बढ़िया। अब मैं बुलाना चाहता हूं डॉक्टर गौतम कुमार मीणा जी को। आप आए अपनी बात 5-7 मिनट में। जय सेवा, जय जोहार और आपकी जय। ये भाषाई संवाद का जो कार्यक्रम है, राष्ट्रीय साहित्य उत्सव 2025, इसमें मंचासीन सभी को मेरा जोहार, और यहाँ सामने बैठे हुए सभी कवि, लेखक, कलाकारों को भी मेरा जोहार है। जैसा कि अभी नेशनल डिस्कोर्स की बात कर रहे हैं, ये जो हमारा सब्जेक्ट है, मैं सीधा उसी सब्जेक्ट पे आना चाहूँगा। जो नेशनल डिस्कोर्स की बात कर रहे हैं कि आदिवासियों को मुख्य धारा में शामिल या मुख्य धारा में क्योंकि ये सब्जेक्ट अभी देखा मैंने, इससे पहले नहीं देखा था। सर के पास देखा जो ये है राष्ट्रीय विमर्श को जनजातीय आवाजों में मुख्य स्थान में लाने के लिए क्या किया जाना चाहिए, जो कि जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पूरे विश्व में आदिवासी निवास करते हैं, और लगभग 60 करोड़ आदिवासी पूरे विश्व में निवास करते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा हमारे भारत में है। लगभग 18 करोड़ आदिवासी हमारे भारत में है, और ये भारत में जो है
लगभग 1000 से ज़्यादा समुदाय है, 1000 से। लेकिन संविधान में जो एसटी या जनजाति में 740 ही समुदाय इसमें सूचीबद्ध किया गया है। सभी स्टेटों में है, मुख्य रूप से 10 राज्यों में ज़्यादा है, और इनकी अपनी भाषा है, अपना कल्चर है, अपना रहन सहन है, अपना सांस्कृतिक है, अपनी सब अलग अलग है भाषाओं के रूप में। अब डिस्कोर्स की जो बात करते हैं, इसमें 4 पॉइंट मुख्य रूप से है। एक है नीति और शासन में समान भागीदारी हो। यदि हम लोग मुख्य धारा के साथ मिलकर रहना है या उनके बराबरी पे आना है, तो सबसे पहले नीति और शासन में समान भागीदारी होनी चाहिए। शिक्षा में आदिवासियों की पहचान और समावेश होना चाहिए। शिक्षा, आप जानते हैं कि सभी की मातृभाषा अलग अलग है। जितने भी आदिवासी समाज के हमारे समुदाय के लोग हैं, उनकी अपनी मातृभाषा है, चाहे से वो छोटे स्तर पर हो या बड़े स्तर पर। लेकिन अनुसूची 8 में केवल हमारी 2 ही मातृभाषा है, बोडो और संथाली। बाकी 22 भाषाएं कोई और है, हमारी 2 ही भाषा है। मीडिया और संस्कृति में उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए। यानी हम आदिवासियों का मीडिया और संस्कृति में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। जब तक प्रतिनिधित्व नहीं होगा, हम मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाएंगे। मेन स्ट्रीम में आने के लिए ये बहुत जरूरी है। एक है समाज में समान वातावरण पैदा करना। समाज में आदिवासियों के जो वातावरण है वो ठीक ढंग का नहीं चला हुआ। जैसा कि आप जानते हैं कि आज जो बात कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज की, क्लाइमेट चेंज हुआ, इको बैलेंस हुआ या सस्टेनेबल डेवलपमेंट हुआ, ये सदियों से आदिवासी अपनाता हुआ आ रहा है। जो आज के युग में जो बातें की जा रही है, ये सदियों से और चली आ रही है। प्रकृति को बचाने के लिए आदिवासियों ने बहुत कुछ किया है। जल, जंगल, जमीन, पर्वत, पहाड़, नदियां, पशु पक्षी, इनको संरक्षित करने के लिए थोड़ी देर पहले जो बता रहे थे गोत्र व्यवस्था में है, वही टोटम व्यवस्था में है। टोटम व्यवस्था में अपने अपने गोत्र के अनुसार एक एक पशु पक्षी या जो भी है उनको बचाया जाता है। तो आदिवासियों के लिए भाषा का बचाना भी जरूरी है। जो नेशनल डिस्कोर्स में हमारी बात हो रही है, आदिवासी अपनी भाषा को कैसे बचाया जा सकता है, ये सेमिनार द्वारा एकेडमिक में उनकी भागीदारी हो, उनके महानायकों को स्थान मिले पाठ्यक्रम में। जैसा कि आप जानते हो, महानायकों को जो कई राज्यों में सर स्थान मिला हुआ है, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जहां से निकाला भी जा रहा है। कुछ ऐसी आई है जैसे कालीबाई को निकाला गया है या मानगढ़ को निकाला गया है, और छत्तीसगढ़ में भी कई जगह से ये प्रक्रिया चल रही है। आदिवासी और दलितों के ही बच्चे जो सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, आप देख रहे हैं सरकारी स्कूलों की स्थितियां कैसी है। पढ़ेंगे जब भी आगे बढ़ेंगे। तो सरकार अपनी ओर से कुछ कर भी रही है, जैसे पनोरमा का बनाना, ये भी हम मुख्य धारा के रूप में आने के लिए बहुत बढ़िया प्रयास है। तो इसलिए कुल मिलाकर यह है कि अगर मुख्य धारा में आदिवासियों को लाना होगा तो ये सारी चीजें हमें अपनानी पड़ेगी, जब ही हम लोग मुख्य धारा में आएंगे। आज सिर्फ मुट्ठी भर लोग यहाँ पर है। आप देखिए, आदिवासी ज्यादातर जंगलों में, गांवों में, पहाड़ों में निवास करता है। वो शहर में आते हुए कतराता है। केवल अपनी जीविका के लिए वो शहर में आता है, इसके अलावा वो थोड़ा झिझक खाता है, वो आ नहीं पाता। तो इसमें यह रहेगा कि आदिवासियों को अपने ही स्थान पर रोजगार उपलब्ध करवाया जाए, जब भी वो आत्मनिर्भर बन सकता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, जो सरकार और समाज द्वारा करवानी चाहिए, जब भी हम लोग
मुख्य धारा में प्रतिभागी बन सकेंगे या उनकी नीतियों में आ सकेंगे। आज भी नीति की किताब में आदिवासी नहीं है। आदिवासी के नाम से कई सालों से बजट सैंक्शन होते हैं लेकिन आ नहीं पाते। जो जमीनी स्तर के लोग हैं वहां तक वो नहीं पहुंच पाते। कई बार देखा गया है। अब हम लोग अभी हाल ही में जो 8 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस 31वां विश्व आदिवासी दिवस मनाया है, उसमें देखा गया है कि कई जगह ऐसा रहा है कि मतलब सरकार द्वारा प्रायोजित नहीं होकर छोटे छोटे गांव, कस्बे, शहर द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित होते रहे हैं। तो यही है कि मुख्य धारा में लाने के लिए हम सबको मिलकर ये प्रयास करना होगा। जब ये नेशनल डिस्कोर्स और इस चीज का बिल्कुल फायदा मिल पाएगा। तो मैं यही कहकर अपना स्थान ग्रहण करना चाहता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। एक जेन्युइन चिंता है कि हम नेशनल डिस्कोर्स में जब तक खुद नहीं आएंगे, हमारी ज्ञान परंपरा कैसे आएगी, हमारे विचार कैसे आएंगे, उसके लिए अपना स्पेस बनाना ज़्यादा जरूरी है। और मुझे लगता है कि इन्हीं सबों को स्पेस गेन के लिए इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। और आप आए, अपनी बोली, एक रिप्रेजेंटेशन तो यहाँ से शुरू ही हो गया आपका। मैं अगले वक्ता प्रदीप कन्हार जी को बुलाना चाह रहा हूँ कि आप अपनी बात करें। थोड़ा संक्षेप में रखिएगा, हम लोग सेशन खत्म करना है 11:30 बजे। गोले लोकरे नांदे जेडा जो हरी, ये कोई भाषा से बोलता है। बोलिए। इस मंच का अभी महत्व है। अच्छा, सभी लोगों को मेरा सारस्वत प्रणाम। मेरा नाम प्रदीप कहार, मैं ओडिशा का कंधमाल जिला से आया हूँ। मैं कोई जनजाति से हूँ। मेरा मातृभाषा कोई। मैं कोई और ओडिया भाषा में कविता, कहानी, प्रबंध, शिशु कविता लिखता हूँ। उसके साथ कोई परंपरा और संस्कृति गवेषक, कोई अनुवादक और आदिवासी से परिचित हूँ। मैं हिंदी में कमजोर हूँ, थोड़ा से मालूम है। यदि बोलते वक्त कुछ गलत होगा तो